हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब आ रही है बच्चों आवाज? ठीक है। यस सर। हाँ जी बच्चों, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, रेडिएशन। पहले मैंने हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कर ली। आज हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर बच्चों क्या होता है, सन से जो रेडिएशन निकलती हैं वो डायरेक्ट हमारे तक पहुंचती हैं। उसके लिए जो रेडिएशन हमारे तक ये पहुंचती हैं बच्चों, इसमें हमें मीडियम, उज्जवल तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अभी आपस में नहीं बोल रहा, इधर ध्यान होना चाहिए। बार बार नहीं कहूंगा मैं, नहीं इसके बाद एक बॉय एक गर्ल ऐसे बैठेगा। सन से रेडिएशन अर्थ की तरफ जाती हैं। जब ये रेडिएशन अर्थ की तरफ जाती हैं तो इन रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए मीडियम पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। यानी बिना किसी मीडियम से एक जगह से रेडिएशन जब दूसरी जगह तक पहुंचती हैं, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो इसमें नो मीडियम पार्टिकल रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर। सबसे पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, जो ये रेडिएशन बच्चों ट्रांसफर होती हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं इनको। इसके बाद जो ये रेडिएशन ट्रेवल करती हैं बच्चों, इन रेडिएशन के अंदर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट टाइप्स की रेज होती हैं। क्लियर? इसको नोट कर लो फटाफट। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? राइट डाउन प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहले, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, सारा ये टॉपिक सारा रेडिएशन वाला थ्योरेटिकल है। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर वेलोसिटी इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट, बिकॉज ऑफ पार्टिकल नेचर, because of particle nature, whenever thermal radiation interact with the surface, they impart momentum, force, impulse, pressure and energy to the interacting surface। ये जो रेडिएशन होती हैं बच्चे, सन से अर्थ की तरफ जाती हैं, जब ये किसी सरफेस से टकराती हैं, बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल नेचर, ये उस पर मोमेंटम क्रिएट करती हैं, ये फोर्स क्रिएट करती हैं, ये इंपल्स क्रिएट करती हैं, ये प्रेशर क्रिएट करती हैं, और ये क्या करती हैं बच्चों? एनर्जी ट्रांसफर भी करती हैं। क्लियर यहां तक बच्चों? ओके। इसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये रेडिएशन, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, जब ये रेडिएशन सन से निकलती हैं हमारे पास और हमारे तक पहुंचती हैं, तो इन रेडिएशन की जो एनर्जी है क्यू, वो किस किस पर डिपेंड करती है? जितना सन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी। ठीक है? और जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी रेडिएशन क्या होंगी? ज्यादा होंगी। क्लियर? तो ये
कंबाइन करते हैं तो ये जो रेडिएशन निकल रही है वो किस पर डिपेंड करेगी? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टाइम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बच्चों कुछ कांस्टेंट लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं, ये रेडिएशन अमिट हो रही है ना, छोड़ रहे हैं, तो ई लगा लेते हैं, ई बोलते हैं एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं ई को? एमिसिव पावर। ए टी, ई इज कॉल्ड एमिसिव पावर। क्यू जो एनर्जी रेडिएशन छोड़ रही है, हीट छोड़ रही है, क्यू का मतलब हीट होता है, हम स्टार्टिंग से लिख रहे हैं क्यू का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी में हीट होता है। जो ये हीट रेडिएशन निकल रही है बच्चों वो किस पर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ द सरफेस जिससे हीट निकल रही है और टाइम पर प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एमिसिव पावर। दिस इज कॉल्ड एमिसिव पावर। क्लियर? अब इसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों, जो ये एमिसिव पावर है ये किस किस पर डिपेंड करती है? ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है? ये वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जो सन से रेडिएशन बच्चों निकल रही हैं वो सन के अंदर क्या कुछ है, कौन कौन सी गैसेस हैं जिससे रेडिएशन निकल रही है, तो उस पर डिपेंड कर रही है। और जो ये रेडिएशन, कितनी रेडिएशन निकलेंगी, ये उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है, उसके स्पेक्ट्रम पर भी डिपेंड करती है। क्लियर है बच्चों? तो अब मैं आपको एमिसिव पावर के बारे में थोड़ा बहुत और बताऊंगा। एमिसिव पावर के बारे में, एमिसिव पावर ई किसके इक्वल हो गया बच्चों? क्यू अपॉन ए। ई एनर्जी यूनिट किसकी होती है बच्चों? एनर्जी की, जूल। एरिया की यूनिट क्या होती है? टाइम की होती है। तो ये जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं? वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गई एमिसिव पावर की, लिख लो बच्चों, ये यूनिट आ गई एमिसिव पावर की। ठीक है बच्चों यहां तक? अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखना, सन है, सन से रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। जो रेडिएशन बच्चों आ रही हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई सन छोड़ रहा है तो उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, ठीक है। और उसके अंदर अलग अलग कलर की वेवलेंथ होंगी, रेड कलर की अलग होती है, वायलेट कलर की अलग होती है, येलो कलर की अलग होती है ना। तो हर एक की वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, जो सन से रेडिएशन निकलेंगी, जो रेडिएशन सन से निकलेंगी, अगर उसकी एमिसिव पावर जो होगी उसकी डिफरेंट होगी, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो एमिसिव पावर होगी उसको ई लैम्डा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसका मतलब क्या है? जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एमिसिविटी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। सन ने बहुत रेडिएशन छोड़ी, रेड कलर की, वायलेट कलर की, येलो कलर की, है ना, मतलब बहुत छोड़ी। उसके अंदर मैंने कह दी कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है तो उसको क्या बोलेंगे? रेड कलर की जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एमिसिव पावर को क्या बोलेंगे? एमिसिव पावर किसकी? वेवलेंथ रेड कलर की। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एमिसिव पावर। क्लियर है बच्चों? इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है? हाँ हाँ जरूर करो। नोट कर लो, बट उज्जवल बोलना नहीं है, बार बार ना मुझसे क्या है करो। आपने क्लास में बैठे हो, जितनी देर 1 आवर पढ़ रहे हो,
किसी से कोई बात नहीं करनी, अगर बात की तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बार बार मुझसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी होता है। पढ़ने आए हो तो 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां पर होनी चाहिए। कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछना आपने। हाँ, इसका अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो इमिसिव पावर ई लैम्डा डी लैम्डा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो आप। ये होती है टोटल इमिसिव पावर, और ये क्या है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। सारी वेवलेंथ वाली इमिसिव पावर का सम कर दो तो टोटल इमिसिव पावर आ जाएगी। पता है ये इंटीग्रेशन का मतलब पता है ना, सम होता है। सारी वेवलेंथ वाली इमिसिव पावर का सम कर दो तो टोटल इमिसिव पावर मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? एमिसिविटी क्या होती है, एमिसिव पावर क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा समझा रहा हूं, एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है। बच्चों एब्जॉर्प्शन पावर समझो क्या होती है। इसको डिनोट करती हैं स्मॉल ए से। एक सरफेस है, ये ऐसे बच्चों सरफेस है, इस सरफेस पर रेडिएशन पड़ रही है ऐसे, ठीक है। जब ये रेडिएशन पड़ रही है, मान लो 100 रेडिएशन पड़ी इस पर, और इस सरफेस ने 100 में से 60 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, 40 रेडिएशन टकरा के वापस चली गई। जा इतना सरफेस था, इतनी स्लैब थी, जा इसमें से वो होगी ट्रांसमिटेंस होगी। यानी इसने एब्जॉर्ब कितनी की, अपने पास कितनी रखी, 60 रेडिएशन अपने पास रखी। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन पावर। एब्जॉर्प्शन पावर का मतलब होता है बच्चों थर्मल रेडिएशन, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड की अपॉन हीट इंसिडेंट, कितनी हीट इंसिडेंट की, कितनी हीट इंसिडेंट की, उसमें से जितनी एब्जॉर्ब कर ली उस एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव एब्जॉर्प्शन पावर। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके बच्चों मुझे ये बता दो कि अगर 100 रेडिएशन थी, उसमें से 60 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली तो एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी? 100 रेडिएशन थी, 60 एब्जॉर्ब कर ली तो एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होगी? फॉर्मूला सामने दिया हुआ है। हाँ ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कितनी है बच्चों? 60, इंसिडेंट कितनी है? 100, कट गया तो कितना आ गया? 3/5 आ गया, विच इज लेस देन 1। बोलो क्या ये टर्म ए से 1 से ज्यादा बड़ी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्या ये 1 से बड़ी हो सकती है? अगर एक मिनट, 1 से अगर बड़ी है तो 1 से बड़ी का मतलब पता है क्या है? 100 फेंकी, 110 ऑब्जर्व कर ली, हो सकता है ऐसे? 100 रेडिएशन सरफेस पर डाल ली, 110 ऑब्जर्व कर ली, ये हो सकता है। यानी आपको अगर ये ए ग्रेटर देन 1 करना है तो ऊपर नंबर बड़ा चाहिए, यानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए, इंसिडेंस कम होनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। जितनी फेंकेंगे उसमें से कुछ एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ए नंबर एब्जॉर्प्शन पावर हमेशा लेस देन 1 होगा। इक्वल टू 1 हो सकता है, अगर 100 फेंकी तो 100 एब्जॉर्ब कर सकता है, हो सकता है कोई मटेरियल बहुत ही इंटेलिजेंट हो, है ना, तो 100 रेडिएशन फेंकी तो 100 एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी एब्जॉर्प्शन पावर, मैं इसको रब कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन पावर लेस देन 1 होता है और इक्वल टू 1 हो सकता है। यानी ए लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1 हो सकता है। यानी एब्जॉर्प्शन पावर 0 से लेकर 1 के बीच बीच में ही लाई करेगी। बच्चों अगर
एब्जॉर्प्शन 1 हो गई तो बहुत अच्छा, एब्जॉर्प्टिव पावर अच्छी होगी या बुरी होगी? अगर उज्जवल तेरा ध्यान नहीं है भाई पढ़ने की तरफ, अगर एब्जॉर्प्शन 1 होगी तो मटेरियल की एब्जॉर्प्टिव पावर अच्छी होगी या बुरी होगी? अगर एब्जॉर्प्शन 1 हो, बहुत अच्छी होगी भाई। इसको बोलेंगे आइडियल परफेक्ट आइडियल एब्जॉर्बर। अच्छा मुझे यह बता दो, अगर एब्जॉर्प्टिव पावर एब्जॉर्प्शन पावर 0 हो गई तो मटेरियल अच्छा एब्जॉर्बर होगा या बुरा एब्जॉर्बर होगा? बोलो बच्चों। हाँ जी, बहुत बुरा ऑब्जर्वर होगा। इसको बोलते हैं आइडियल रिफ्लेक्टर, यानी ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो ये अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, अच्छा एब्जॉर्वर नहीं होगा। यस, ऑनलाइन में आवाज आ रही है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आप भी कंट्रीब्यूट किया करो समी। बच्चों कोई डाउट है यहां तक? ओके, मुझे एक चीज आप बताओ कि अगर आपको किसी ने रेड कलर की टी शर्ट वियर की है तो वो रेड, किसी ने कोई टी शर्ट वियर की है, अगर वो रेड कलर की दिखाई दे रही है तो रेड कलर की क्यों दिखाई देती है, वो ग्रीन कलर की क्यों? यस, जब रेडिएशन पड़ती है बच्चों इस पर, जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ये रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको रेड कलर आपकी आईज में इमेज बनाती है, तो आपको रेड कलर की ये टी शर्ट दिखाई देती है। अगर कोई टी शर्ट ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको ग्रीन कलर की टी शर्ट दिखाई देगी। क्लियर है? हाँ जी बच्चों। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है तो इट मींस अकेली वो रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर क्या कर रहा है? अब्जॉर्व कर रहा है ना? तो जो एब्जॉर्प्शन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर होती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। कोई डाउट है? Absorption occurs at a particular wavelength is called spectral absorptive power. इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो बच्चों। अब मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक करवा रहा हूं इसके अंदर। एब्जॉर्प्शन के बाद बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। कर दूं रब बच्चों इसको? अगला टॉपिक लिखो ब्लैक बॉडी। देखो बच्चों ब्लैक बॉडी क्या होती है पहले तो इसको समझते हैं हम। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है किसी भी टेम्परेचर पर। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर रेडिएशन को क्या कर लेती है? ब्लैक का मतलब दिखाई ना देना। दिखाई ना देना मींस कोई कलर रिफ्लेक्ट ना करना। कोई कलर रिफ्लेक्ट ना करने का मतलब क्या है? अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसका मतलब इस पर आप जो मर्जी रेज डालो, जहां मर्जी से डालो, तो ये क्या करेगी? 100% एब्जॉर्व करेगी। रिफ्लेक्शन क्या होगी यहां? 0। एब्जॉर्प्शन क्या होगी? 1 होगी। एब्जॉर्प्शन 1 होगी और रिफ्लेक्शन 0 होगी। दिस इज कॉल्ड बच्चों ब्लैक बॉडी। लिखो ब्लैक बॉडी क्या होती है? विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट at any temperature, falling on it and any temperature at any incident angle, किसी भी एंगल पर कोई भी रेडिएशन छोड़ो
तो ये सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर लेती है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी ब्लैक बॉडी की, 1 होगी। अगर एब्जॉर्प्शन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर होती है तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्शन एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक बच्चों। अब अगर बच्चों कोई ब्लैक बॉडी है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसके पास रेडिएशन आई, ब्लैक बॉडी है, इसके पास रेडिएशन आई। उज्जवल इधर आ जा बच्चे, यहां तू मेरे पास ही बैठा कर। जशन तू भी मेरे पास ही बैठा कर, हमारा ध्यान थोड़ा ना भटकता है बस इधर उधर। अगर तुम पढ़ने लग जाओ तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, नहीं पढ़ने आओ तो फिर ध्यान 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 की बात कर रहा हूं मैं, बोलने की बात नहीं कर रहा। अभी ध्यान कंसंट्रेशन यहां पर पढ़ाई में रखो। आप जैसे बच्चों को अगर ये क्लास में 40 मिनट बैठ के पढ़ लेना, घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली यही 40 मिनट नहीं पढ़ते। हाँ जी, रेडिएशन आई किसी ब्लैक बॉडी की तरफ। अब समझना मेरी बात ध्यान से, इस ब्लैक बॉडी के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, होंगे कि नहीं? तो ये क्या करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। कोई रिफ्लेक्शन होगी क्या? ये वाली रिफ्लेक्शन 0, नो रिफ्लेक्शन। अच्छा ब्लैक बॉडी के पास रेडिएशन चली गई तो यहां से रेडिएशन निकलेंगी क्या? नो, नो ट्रांसमिटेंस, नो रिफ्लेक्शन। तो फिर क्या हो रहा है, रेडिएशन कहां जा रही है? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Absorb. ये एटम मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की। जब इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली तो क्या होगा, तो ये रेडिएशन अपनी रेडिएशन छोड़ के दूसरे को दे देगा, दूसरे वाला अगले को दे देगा। इसमें बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन एमिशन चलता रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन ट्रांसमिटेंस क्या है, 0 है। ये ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया है। यानी मैं यहां लिख रहा हूं 0 रिफ्लेक्शन, 0 ट्रांसमिटेंस। कोई डाउट है? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है? एक और चीज क्लास में क्वेश्चन किया करेंगे जो पढ़ा दिया। अब इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, इस बॉडी ने बहुत सारी ढेर सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, अपने पास एब्जॉर्ब करके इकट्ठी कर ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैं इसको रब कर रहा हूं, हमने क्या किया, किसी बॉडी को हमने बहुत ज्यादा रेडिएशन दे दी, इसने बहुत ज्यादा रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। फिर हमने पता क्या किया, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को रेडी एनर्जी मिल जाएगी, वो फटाफट डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। डिस्टर्ब होंगे तो वो रेडिएशन छोड़ने लग जाएंगे, यानी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी अब वो रेडिएशन क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, छोड़ेंगे। जब ये रेडिएशन बाहर निकाल लेंगे, अब कितनी रेडिएशन बाहर निकाल लेंगे, कितनी निकाल लेंगे बोलो मुझे? जितनी एब्जॉर्ब की थी उतनी ज्यादा निकालेंगे, जितनी एब्जॉर्ब की थी सारी की सारी रेडिएशन बाहर निकाल लेंगे। जितनी ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा रेडिएशन बाहर निकालेंगे। यानी ब्लैक बॉडी अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो परफेक्ट एमिटर भी होगी किसी टेम्परेचर पर। कोई बॉडी जितनी ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएशन उतनी ज्यादा वो अमिट भी करती है। दिस इज कॉल्ड आर किरचॉफ लॉ, जो हमने अगला टॉपिक पढ़ना है। उससे पहले मैं ब्लैक बॉडी की के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं ब्लैक बॉडी के बारे में लिख सकता हूं बच्चों, हैंस ब्लैक बॉडी, यस बच्चों बोलो, अमिट मैक्सिमम radiation at a given temperature, yes, as compared to other bodies. कोई डाउट है?
नहीं नहीं, ये जो रेडिएशन है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाकर अमिट होंगी। डिक्रीज करेंगे ये डिपेंड करता है, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या, मैं आपको आपको अगले टॉपिक में बता देता हूं कब ये एब्जॉर्व करेंगी कब ये रिलीज करेंगी, अगले टॉपिक में मैं बता देता हूं। एक टॉपिक मैंने थोड़ा छोटा सा आपको मिस किया है, वो मैं आपको बता देता हूं अगले टॉपिक में, ये कब एब्जॉर्व करेंगी कब अमिट करेंगी। वो थ्योरी में मैंने लिखवाना था पॉइंट, अभी लिखवा देता हूं मैं अगला पॉइंट। यस बच्चों, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब इसके अंदर बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूं ब्लैक बॉडी कौन होती है। कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी हो सकती है जो सारी रेडिएशन अब्सॉर्ब करे। क्या ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की होगी जो अब्सॉर्ब करेगा? ये जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है जो रेडिएशन सारी की सारी अब्सॉर्ब करे कि वो ब्लैक कलर की हो, फिर इसको नाम ब्लैक बॉडी क्यों दिया? ब्लैक कलर क्या करता है मुझे ये बताओ? अब्सॉर्ब करता है। ब्लैक कलर अगर आप सर्दियों में वेयर करोगे तो आपको मजा आएगा, गर्मियों में वेयर करोगे तो बहुत गर्मी लगेगी, इरिटेट करेगा वही कलर। अब ब्लैक कलर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडिएशन को और कलर से ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। तो ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है? हीट रेडिएशन को एब्सॉर्ब करना। अब ब्लैक कलर का भी काम सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम हुई, तो इस ब्लैक बॉडी को क्या नाम दे दिया? ब्लैक बॉडी। ठीक है ना। ब्लैक बॉडी क्यों नाम दिया? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी से मैच करती थी। बट इट डजंट मीन कि ये ब्लैक कलर की ही होंगी, किसी भी कलर की हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं किसी भी कलर की ब्लैक बॉडी कैसे हो सकती है। आपने रॉड देखी है, हीटर वाली रॉड, जब बंद होगी तो वो ब्लैक कलर की होगी, जब वो चलने लग जाएगी तो ऑरेंज कलर की हो जाएगी। यानी अब वो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन छोड़ रही है अब वो आपको रेड कलर की दिखाई देने लगी, ऑरेंज कलर की। क्लियर है? तो ब्लैक बॉडी कोई भी हो सकती है, सन ब्लैक बॉडी, कोई स्टार ब्लैक बॉडी, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है। एक ब्लैक बॉडी ह्यूमन मैन मेड ब्लैक बॉडी कौन सी होती है वो देखते हैं। ह्यूमन हमने बनाई जो क्या है, एक बॉडी है बच्चों, इस बॉडी को मैंने ऐसे यहां तक ये पेंट कर दिया। बॉडी को कौन सा पेंट कर दिया? ब्लैक कलर का पेंट कर दिया। ब्लैक कलर का पेंट कर दिया। यहां से रेडिएशन अंदर गई और यहां पर ना मैंने एक फ्रेम सा लगा दिया ऐसे, ये फ्रेम सा लगा दिया। अब रेडिएशन गई, इससे टकराई, यहां पर पड़ी, इससे टकराई, यहां पर पड़ी, इससे टकराई, यहां पर पड़ी, इससे टकराई, यहां पर पड़ी। अब ये मैंने यहां से होल बहुत छोटा सा किया था कि एक बार रेडिएशन एंटर कर जाए दोबारा वापस बाहर ना जाए। ये फ्रेम मैंने इसलिए लगाया, ये वाला फ्रेम, कि पढ़कर 180 पे रिफ्लेक्ट बैक ना करे, किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाए तो बॉडी अंदर ही हीट रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती जाए। क्लियर बच्चों? इसको बोलते हैं एन आइसोथर्मल इनक्लोजर। एन आइसोथर्मल इनक्लोजर, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी इसको नाम देते हैं। नोट कर लो आप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है बच्चों, नोट हो गया यहां तक? अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं एक इंपॉर्टेंट थ्योरी की जिसको बोलते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। कोई भी बॉडी कब रेडिएशन छोड़ेगी, कब रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगी, कोई भी बॉडी कब हमें लगेगा कि ये ठंडी है, कब आपको लगेगा ये हॉट है। देखते हैं, कई चीजों को पकड़ते हो आपको ठंडी लगती हैं, कई को पकड़ते हो आपको हॉट लगती हैं। ऐसा क्यों होता है वो सारे कंसेप्ट आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहती है, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
all substance at all temperature except at 0 Kelvin, they radiates and absorbs the thermal radiation. They absorb or they radiate the thermal radiation. हर एक सब्सटेंस at 0 Kelvin, except at 0 Kelvin, except at 0 Kelvin, all radiation absorbs and emit radiation. क्लियर बच्चों? अब देखो, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टीबी है, बॉडी के सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है। समझना मेरी बात। अब हम ठंड, गर्मियों में गर्मी क्यों लगती है, सर्दियों में ठंड क्यों लगती है, उसका रीजन बता रहा हूं बच्चों। एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर, हमारी बॉडी है, टीबी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, टीएस है। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो रेडिएशन बॉडी छोड़ेगी या एब्जॉर्ब करेगी, ये बता दो। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो हीट किधर को फ्लो करेगी बच्चों, बॉडी से यस बच्चों, सराउंडिंग की तरफ। ठीक है। अगर बॉडी से हीट निकलेगी, अगर बॉडी से हीट निकलेगी सराउंडिंग, अब मैं वो ठंडी विंटर की बात कर रहा हूं, विंटर में आसपास में टेम्परेचर कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हमारी बॉडी से हीट निकलेगी, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी का कम होगा, हमें क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। यस, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट एमिशन ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन रेट का कम होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और हमें कूलिंग ऑफ द बॉडी फील होगी, हमें ठंडी लगेगी। सर्दियों में ठंडी क्यों लगती है, समझ आ गया? अगर बच्चों मैं कह देता हूं सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, ये कब होता है, समर्स में होता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हमारी बॉडी हीट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, यानी रेट ऑफ एमिशन जो होगा बॉडी का वो कम होगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉडी का ज्यादा होगा, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज करेगा। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज करेगा तो क्या होगा, हीटिंग होगी, हमें गर्मी लगेगी। कोई डाउट है? अगर दोनों टेम्परेचर, इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट, क्यों हमें ठंड लगती है, क्यों हमें गर्मी लगती है, ये आपको क्लियर हो गया। देखो इसका आंसर आपने कल ढूंढ के लेकर आना है कि विंटर्स में हम नंबर ऑफ क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं, करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा कपड़े वियर करते हैं, गर्मियों में कम से कम करते हैं, क्यों? और भी इसका रीजन है। फिर तो एक कपड़ा डाल लो हम, लेकिन बहुत ज्यादा डालते हैं। भी रेडिएशन हमारी बॉडी से हीट ना निकले, इट मींस क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना एयर जो है ना वो अंदर ही रहे। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर की वजह से हीट फ्लो नहीं होती अगर बॉडी में एयर रहे। ठीक है, ये लिख लिया बच्चों यहां तक।
अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो तो रेट ऑफ हीट एमिशन, यस बच्चों, रेट ऑफ हीट एमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट, दैट्स इट, दिस इज फॉर ओनली टुडे क्लास। ओके बच्चों, आज मैंने आपको क्या कुछ करवाया एक बार रिपीट करवा दूं। Yes, sir. ज्यादा काम कर लिया आज, ज्यादा कर लिया काम। थ्योरी है ना, तो थ्योरी हमें ज्यादा लगती है, न्यूमेरिकल्स होते तो हमें ज्यादा ना लगते। मजा आया, डांटने का फायदा हो गया। पढ़ने की तरफ ध्यान रखो, मजा आएगा, आपको लगेगा भी, पता ही नहीं लगेगा भी एक घंटा कब चला गया। अगर आपका पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं होगा ना, फिर आपको बोरिंग लगने लग जाएंगी चीजें, फिर आपको टाइम पास करना। मैं क्लास में किसी भी क्लास में मुझसे टाइम ही नहीं पास होता था, मैं इधर उधर देखता रहता था, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं होता था पढ़ने की तरफ। ठीक है ना, तो तुम्हारा होना चाहिए ध्यान। ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो आपको ये चीजें एक बार क्लास में समझ आ गई ना, फिर आपको वो चीजें भूलेंगी नहीं। अगर आप में ध्यान 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां होगी, फिर आपको याद रहेंगे, अच्छा मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था। हाँ जी, अब बच्चों मैंने आज आपको क्या करवाया, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं। एक मैंने टॉपिक स्टार्ट किया रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, हीट रेडिएशन ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट मीडियम, है ना। इसके अंदर मैंने इसकी आपको प्रॉपर्टीज करवाई, फिर इसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बाद क्या करवाया, अमिशन करवाया। अमिशन क्या होता है, अमिसिव पावर, यानी अमिसिव पावर करवाई। फिर मैंने एब्जॉर्प्शन पावर करवाई आपको। फिर मैंने क्या करवाया, ब्लैक बॉडी। Blackboard. तो ये 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किए। कल हम क्या करेंगे, अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपको पढ़कर और मजा आएगा। कल का हमारा टॉपिक होगा बच्चों किरचॉफ्स लॉ। अगर आप पहले पढ़कर आओगे ना तो आपको और चीजें सीखने को मिलेंगी, बेसिक अगर आप पढ़ लो। एक हमने करना है बच्चों किरचॉफ्स लॉ, दूसरा मैंने करवाना है वीन्स लॉ, तीसरा मैंने करवाना है स्टीफन्स लॉ, और लास्ट वाला करवाना है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ये रेडिएशन के अंदर है। ये एक दिन में हो सकते हैं, मैं एक दिन नहीं लगाऊंगा, मैं इन पर 2 दिन लगाऊंगा, तो 3 दिन में हमारा रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा कैलोरीमेट्री चलेगा, कैलोरीमेट्री। फिर थर्मल, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है। इसके 3 पार्ट थे बच्चों, एक तो हीट ट्रांसफर था और एक थर्मल एक्सपेंशन था। हीट ट्रांसफर हमारा चल रहा है, थर्मल एक्सपेंशन मैंने करवा दिया। इसके बाद कैलोरीमेट्री है। कैलोरीमेट्री करने के बाद हमारा ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, फिर आपको कोई भी इसके न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये ना टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। अभी हम टॉपिक थ्योरी चलने दो, जितना मैं करवा रहा हूं उतना का चलने दो। इसके बाद फिर आप क्वेश्चंस करना, फिर आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूटन्स लॉ पर हैं, वीन्स लॉ पर हैं, स्टीफन लॉ पर है। ये थ्योरी, ये थ्योरी है सारी, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, ये सारी थ्योरी है। ये 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं बच्चों, न्यूटन, वीन, स्टीफन। अब तो न्यूमेरिकल ना जितना पीछे को जाते जाओगे कम होते जाएंगे। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट कम होगा और वो इजी होगा। पहले वाले न्यूमेरिकल पार्ट में पता ही नहीं लगता कौन सा कंसेप्ट लगाना है। अब आपको फॉर्मूले पता होंगे, उसके अराउंड ही कंसेप्ट होगा, सिंपल सी। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, कल करते हैं बाकी। आप इतना काम किया करो, जो मैंने लेक्चर करवाया ना वो टिप्स पे हो बस।